इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, आज का विश्लेषण है कांग्रेस की करतूतों पर। हालांकि कांग्रेस की करतूतों को मैं विश्लेषण पूर्व में भी आपके समक्ष रख चुका हूं वीडियो के माध्यम से, लेकिन इसमें अब कुछ नए अध्याय और जुड़ गए हैं। तो आइए अब शुरुआत करते हैं इस नए विश्लेषण की राजस्थान से, कि कांग्रेस की करतूतों में किस तरह से नए नए जो चैप्टर जुड़ते जा रहे हैं, नए अध्याय जुड़ रहे हैं। तो उसकी शुरुआत अब राजस्थान से करते हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जयपुर में छापा मारा है। पूर्व मंत्री, पूर्व कैबिनेट मंत्री, परिवहन मंत्री, कांग्रेस सरकार के पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के ठिकानों पर। जी हाँ, तो ईडी की टीम ने आज वहां पर सर्च किया और उनके जो आवासीय जो ठिकाने हैं उन पर आज छापा मारा है। दरअसल आरोप यह है, प्रताप सिंह खाचरियावास जो कांग्रेस के काफी वोकल नेता हैं, काफी ऑफेंसिव आक्रामक किस्म के जो नेता हैं प्रताप सिंह खाचरियावास, उन पर आरोप यह है कि एक एग्रोटेक कंपनी ने देश भर में घोटाले किए और उनमें करीब जो लेन देन हुआ वो ईडी ने जो आरोप लगाए हैं, जो खुलासा हुआ है ईडी के जरिए, जानकारों का जो कहना है वो करीब 48 या 50 करोड़ का ऐसा कुछ है जो प्रताप सिंह खाचरियावास का उनमें लेन देन हुआ है उस कंपनी से। तो वो ये मामला ईडी में चल रहा था और ईडी ने पूरे देश में भर में छापे की कार्रवाई की है और उसमें जयपुर में प्रताप सिंह खाचरियावास के यहाँ छापे मारे हैं। तो छापे के बाद आप जानते हैं कि फिर तो तूफान तो आना ही है। तो प्रताप सिंह खाचरियावास गुर्रा उठे और वो भभक उठे इस छापे की कार्रवाई के बाद, और उन्होंने कहा कि मेरे घर पे कोई गोली चलाएगा तो मैं भी उसे गोली मार दूंगा। और जब राहुल गांधी की जब सरकार आ जाएगी केंद्र में, मतलब मंसूबे, वो देखिए कैसे कैसे ख्वाब कांग्रेस के नेता देखते हैं। ये हालत, ये बानगी भी ये बताती है कि जब केंद्र में राहुल गांधी की सरकार आएगी तब एक एक को देख लेंगे और सबको जो जैसा कर रहे हैं उनके साथ फिर वैसा ही किया जाएगा। इस तरह की धमकी खाचरियावास ने दी। तो ये तो एक मामला ये हुआ। और इससे अभी एक दो दिन पहले की बात है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को आप जानते हैं कि उन पर भी एक मामला बहुत गंभीर किस्म का चल रहा है। जो नेशनल हेराल्ड जो अखबार था कांग्रेस का, उसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामला है। ये भी कोई 400-500 करोड़ का मामला है घपले का। और ईडी ने इस मामले में जो प्रॉपर्टी है नेशनल हेराल्ड की, उनको अधिग्रहण करने की कार्रवाई दिल्ली और लखनऊ में शुरू कर दी है। ये भी मामला काफी चर्चित रहा है और ये मीडिया में सुर्खियों में बनता रहा है कि कांग्रेस ने किस तरह से, जो ईडी ने जो आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने किस तरह से कागजी हेराफेरी करके ये संपत्ति अपने नाम कर ली और इसके शेयर ही खुद माँ बेटों ने कांग्रेस में बांट लिए। तो ये एक और नया कारनामा है। और अभी आज या एक दो दिन के अंदर की जो खबर है कि जो गांधी परिवार के जो दामाद हैं, बहुत ही चर्चित दामाद हैं, आप सब जानते हैं उनका नाम है रॉबर्ट वाड्रा, जो सांसद प्रियंका गांधी के पति हैं, रॉबर्ट वाड्रा। उनके मामले में भी ईडी ने कोई कार्रवाई की है और उनसे पूछताछ की है काफी देर तक। और पूर्व में भी ईडी उनसे कई मामलों में पूछताछ कर चुकी है। जो नया मामला है वो आप जानते हैं, मीडिया में सुर्खियों में रह चुका है कि वो हरियाणा में एक जमीन खरीदने का मामला है कि किस तरह से जब वहां पर हुड्डा सरकार थी, यानी कि कांग्रेस की जब सरकार थी, शायद 2017-18 की बात है ये, उस समय उनको एक जमीन आवंटित की गई और उसको फिर कमर्शियल में बदल दिया गया जमीन को। और तत्काल उसमें करीब 50 करोड़ का मुनाफा वाड्रा की जो कंपनी है उसको मिल गया। कुछ 7 या 8 करोड़ में वो जमीन खरीदी थी और उसको 50 करोड़ से ज्यादा करीब में उसको शायद बेचा गया डीएलएफ को। और डीएलएफ ने फिर उसमें आवासीय कॉलोनी वगैरह काटने का कुछ काम वाम इस तरह कुछ किया और उसमें करोड़ों रुपए का घपला घोटाला हुआ। कुल मिला के बात ये। इसी तरह आपको याद होगा, मैं बताता चलूं, जब रॉबर्ट वाड्रा का मामला आई गया सामने, कि जब अशोक गहलोत की सरकार थी, ये इससे पहले की बात है, पहले टर्म की बात है, तो उन्होंने, रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी ने और उनके कुछ लोगों ने बीकानेर में जो है उन्होंने किसानों की बहुत जमीन खरीदी थी और उनकी तत्काल आनंद फानन में रजिस्ट्रियां कराई और उनके लिए काफी कानून में भी परिवर्तन किए गए और इसी तरह कानून में परिवर्तन हरियाणा में भी किए गए।
तो ये मामला है इस तरह का। और अभी की मैं बात बता रहा हूँ आपको, इसी सप्ताह की बात बता रहा हूँ आपको कि जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उनके ठिकानों पर भी ईडी ने छापेमारी की कार्रवाई की है। और जो दिल्ली का जो चर्चित जो शराब घोटाला है, उसमें वो लेन देन का मामला है, हजारों करोड़ का वो शराब घोटाले का मामला है। उनके बेटे के निवास पे भी छापा वहां पर मारा गया है। इससे पहले मैं बता दूं कि जो महादेव ऐप जो घोटाला है, आप जानते हैं कि जो सट्टेबाजी का जो ऐप है, जो उस पर करीब 500 करोड़ रुपए लेन देन का आरोप भी भूपेश बघेल पर लगा हुआ है पहले से ही। तो ये जो चंद उदाहरण दिए हैं मैंने, ये इसी सप्ताह के हैं दोस्तों। ये कोई बहुत पुराने उदाहरण नहीं लेके आए हूं आपके सामने, ये बिल्कुल आ रही है। प्रताप सिंह खाचरियावास का जो मामला है वो आज का ही मामला है, बिल्कुल नया मामला है। अब दोस्तों सवाल इस बात का है कि आखिर ये सिलसिला जो भ्रष्टाचार का कांग्रेस का है कहां पर जाकर थमेगा। कांग्रेस में हालत यह है कि खुद मल्लिकार्जुन खड़गे जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं। बेंगलोर कर्नाटक में उनकी सरकार है, वो जमीन उन्होंने वहां पर ले ली, जमीन उनको कर्नाटक सरकार ने दे दी। जब मामला उजागर हुआ तो वो जमीन उन्होंने लौटा दी वहां पर। मतलब कांग्रेस में आप हालत देखिए कि भ्रष्टाचार की ऐसी हालत है। और इसी भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते नरेंद्र मोदी ने खूब मजे लिए। आपको बताया कि चुनाव के दौरान जब विधानसभा के चुनाव थे देश में, कई राज्यों में एक साथ राजस्थान सहित हुए थे, और लोकसभा के जब चुनाव हुए तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने चुटकियां लेने में कसर बाकी नहीं रखी। चाहे वो रॉबर्ट वाड्रा का मामला हो, चाहे वो राहुल गांधी सोनिया गांधी का मामला हो, चाहे वो खड़गे का मामला हो, उन्होंने जमकर धुलाई करी और जमकर लपेटा कांग्रेस को। और दोस्तों दुर्भाग्य क्या है कि कांग्रेस लगातार केंद्र से तीसरी बार सत्ता से बाहर है। ठीक है, उसकी कुछ सीटें जरूर बढ़ गई हैं संसद में, ये बात दूसरी है, लेकिन वो तीसरी बार प्रयास करने के बावजूद भी सत्ता से बाहर है। और कांग्रेस कई राज्यों से लगातार सिमटती जा रही है। जो कांग्रेस पूरे देश में शासन करती थी वो अब चुनिंदा कुछ गिने चुने राज्यों में उसकी सरकार रह गई है। उसके बावजूद भी दोस्तों करप्शन से लेकर कांग्रेस का जो है वो पीछा नहीं छूट रहा है। कांग्रेस करप्शन को लेकर मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकी है। होना तो दोस्तों ये चीज, सिद्धांत तो ये कहता है कि यदि किसी भी नेता पर आरोप लगे कांग्रेस के, तो उसको तब तक सक्रिय कांग्रेस का कार्यकर्ता या पदाधिकारी नहीं माना जाए तब तक जब तक उस पर यह आरोप जो है झूठे साबित नहीं हो जाए। लेकिन उसमें दिक्कत यह है कि फिर तो पूरी कांग्रेस का ये भट्टा बैठ जाएगा, क्योंकि यहां तो आरोप सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे तक पर लगे हुए हैं। फिर कांग्रेस में कौन बचेगा आखिर। तो दोस्तों ये जो कांग्रेस का जो तौर तरीका है, इतनी जनता ने इतनी ठुकाई पिटाई की कांग्रेस की चुनावों में, उसके बावजूद दोस्तों कांग्रेस को शायद ये समझ नहीं आई कि ये जो करप्शन के जो मामले हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लिए संजीवनी बने हुए हैं। और ये जब तक आरोप लगते रहेंगे, जब तक पूरे देश के मतदाताओं के दिमाग में ये बात अच्छी तरह घर कर गई है कि कांग्रेस भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुकी है, ये भ्रष्टाचार का दूसरा नाम हो चुकी है कांग्रेस। और कांग्रेस, एक आश्चर्य की बात और भी है कि कांग्रेस इससे मुक्ति पाने का कोई प्रयास ही नहीं कर रही है, सिवाय ये कि इन आरोपों को पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर बताया जा रहा है, राजनीतिक विद्वेषता के कारण, रंजिश के कारण इन आरोपों को लगाया जा रहा है कि ईडी और सीबीआई की टीम केंद्र सरकार के इशारे पर कार्रवाई कर रही है। सवाल इस बात का है कि केंद्र सरकार के इशारे पर यदि ईडी और सीबीआई की टीम कार्रवाई कर भी रही है, मान लीजिए, तो आप आपके सामने अदालत पढ़िए, क्या अदालत भी केंद्र सरकार के इशारे पे चलती है? क्या कांग्रेस ये कहना चाहती है? क्या कांग्रेस का इस देश के संविधान और कानून में भरोसा नहीं है? तो कांग्रेस अपने आप को पाक साफ करे अदालत में जाकर, वहां पर कांग्रेस सबूत पेश करे कि हमें फंसाया जा रहा है, हमारे ऊपर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं, हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, इससे पार्टी को नुकसान हो रहा है। ये कांग्रेस अदालत में जाकर क्यों नहीं कहती है? एक भी मामले में ये जो मैंने आरोप आपको बताए हैं, जो ईडी और सीबीआई ने लगाए हुए हैं, इनमें से कहीं भी किसी भी मामले में कांग्रेस को अभी तक क्लीन चिट नहीं मिली हुई है कि कांग्रेस अपने आप को ये कह सके, देखिए जी हमारे ऊपर इतने भारी भरकम भ्रष्टाचार के आरोप लगाए ताकि हम बाहर हो सके सत्ता से, और ये देखिए हमें अदालत ने क्लीन चिट दे दी। और जिस दिन दोस्तों ऐसा हो गया ना
कि यदि अदालत ने कांग्रेस को किसी मामले में क्लीन चिट दे दी तो आप ये देखिए कांग्रेस अपनी ईमानदारी का ढिंडोरा पीटते हुए देश भर में तूफान खड़ा कर देगी। ये मैं आपको अभी बता रहा हूं। हालांकि निचली अदालत के फैसले को सरकार या ईडी या सीबीआई जो है वो हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकती है, लेकिन कांग्रेस इसको भुनाने में कसर बाकी नहीं रखेगी। दोस्तों, दुर्भाग्य ये है दोस्तों इस देश का और कांग्रेस का खास तौर से कि कांग्रेस ने पूर्व के चुनाव में जो आरोप लगे जिनके कारण उसको भारी कीमत चुकानी पड़ी, पूर्व के चुनाव में जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे उसके बावजूद भी ये सिलसिला जारी है। मतलब ये सिलसिला कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोपों का थमा नहीं है। कोई ना कोई नेता एक आध महीने का कुछ गैप होता है, कुछ दिनों का अंतराल होता है, कुछ हफ्ते 10 दिन का, 15 दिन का, महीने भर का, उसके बाद किसी ना किसी नेता पर छापा पड़ जाता है। कांग्रेस के पुराने नेताओं पर बात कर रहा हूं मैं, उन पर छापे की कार्रवाई कहीं ना कहीं आपको मीडिया के जरिए नजर आई जाएगी। ये कांग्रेस की हालत हो चुकी है कि कांग्रेस आकंठ तक भ्रष्टाचार के आरोपों में डूबी हुई है। उसके बावजूद भी वो देश के मतदाताओं की नब्ज नहीं पकड़ पा रही है अभी भी कि देश के मतदाता आखिर चाहते क्या हैं। वो कांग्रेस जब तक अपना दामन इन समस्याओं से नहीं छुड़ाएगी ना दोस्तों, मैं ये आपको बता रहा हूं कि कांग्रेस का केंद्र में सरकार बनाने का सपना दोस्तों आसानी से पूरा नहीं होगा। ये सपना उनका सपना ही रह जाएगा, क्योंकि जब कभी भी चुनाव आएंगे, जब भी चुनाव आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम वापस हमलावर होंगी, वापस वो आक्रामक होंगे कांग्रेस पर, और वो इनके एक एक काले कारनामों का चिट्ठा, जो कच्चा चिट्ठा है, वो जनता की अदालत में जाकर पेश करेंगे जैसा वो पूर्व में करते रहे। उसी का परिणाम है कि और इनका कोई कांग्रेस के पास जवाब नहीं होता सिवाय ये कि राजनीतिक रंजिश के कारण यदि कोई किया तो देश में कानून भी है, देश में संविधान है, देश में स्वतंत्र अदालतें हैं, वहां पर आप जाकर अपनी अपील कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं, परिवाद दर्ज करा सकते हैं कि हमारे खिलाफ इंजस्टिस किया जा रहा है, हमारी बदनामी कराई जा रही है, हमारे अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कांग्रेस ने आज तक कोई नीति स्पष्ट तौर पर नहीं बनाई है। जहां जहां उनकी सरकारें आज भी हैं वहां पर भी नहीं बनाई है कि वो भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करेगी। कहीं ये जीरो टॉलरेंस वर्ड कांग्रेस की डिक्शनरी से दोस्तों गायब है। वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की बात ही नहीं करते हैं। आप ये देखिए, जब भी बात होती है सार्वजनिक मंचों से, जब भी आप राहुल गांधी के, मल्लिकार्जुन खड़गे के, सोनिया गांधी के आप बयान सुने या कांग्रेस के दूसरे जो वरिष्ठ नेता हैं आप उनके बयान सुने तो उसमें भ्रष्टाचार का वो जिक्र नहीं करते कि भ्रष्टाचार देश से कैसे खत्म होगा, भ्रष्टाचार राज्यों से कैसे खत्म होगा। इस बात का जिक्र बिल्कुल भी कहीं वो नहीं करते हैं। ये कांग्रेस के लिए दोस्तों गले की हड्डी है भ्रष्टाचार। जब तक कांग्रेस इस मुद्दे से बिल्कुल पारदर्शिता और बिल्कुल सिद्धांत नहीं अपनाएगी और तब तक लोगों को बिल्कुल क्लीन, बिल्कुल चिट होकर नहीं निकलेगी, तो देश के मतदाताओं का तब तक कांग्रेस पर फिर से भरोसा कायम नहीं होगा। यह कांग्रेस को अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए बात कि देश का मतदाता इतना जागरूक है, सोशल मीडिया के माध्यम से खबरें दबाई और छुपाई नहीं जा सकती। सच्चाई तो दोस्तों कहीं ना कहीं से सामने आती है। जब तक ये आरोप लगते रहेंगे कांग्रेस के दामन पर, मतदाताओं का विश्वास कांग्रेस पर नहीं जमेगा। उनको विश्वास जमाना है तो कांग्रेस को जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी पड़ेगी, हर हालत में अपनानी पड़ेगी, वरना कांग्रेस के लिए राज्यों में और केंद्र में फिर से सत्ता में वापस आना, वापस राज पकड़ना, ये कांग्रेस के लिए बहुत टेढ़ी खीर है दोस्तों। ये कोई आसान काम नहीं है। तो दोस्तों देखते हैं अब आगामी दिनों में अब कौन सा नया कोई कांड खुलने वाला है कांग्रेस का, क्योंकि कांग्रेस के कांड दोस्तों अक्सर खुलते रहते हैं भ्रष्टाचार के लिए। इसलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि प्रताप सिंह की ईडी ने कार्रवाई करी है, और इससे पहले जो तमाम मामले मैंने आपके सामने रखे हैं ईडी और सीबीआई के भ्रष्टाचार के जो आरोप है कांग्रेस पर, उन पर वो कार्रवाई कर रही है। तो दोस्तों आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा प्लीज अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। इस वीडियो को प्लीज अपने दोस्तों और परिजनों को जरूर शेयर करें, और मेरा तमाम दोस्तों से निवेदन है कि जिन दोस्तों ने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन का बटन प्लीज जरूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।